नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम टॉप कॉप्स में। 90 के दशक में जब अपराधी उत्तर प्रदेश को दीमक की तरह निगल रहे थे, लूट, अपहरण, हत्या, फिरौती जैसी बड़ी वारदात बड़ी आम बात होती थी। पूर्वांचल में श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना बजरंगी, अतीक जैसे बहुत सारे बाहुबली का साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ऐसे में कुछ पुलिस अफसर अपना मन बना चुके थे कि इस बदलाव को हम लाएंगे। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो उसी दौर के बेहद ही निडर, दूरदर्शी और तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर हैं। उनका परिचय कराने के पहले हम दो लाइन ज़रूर कहना चाहेंगे कि हर जगह इत्र नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। हम बात कर रहे हैं 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर सुजीत पांडे जी की, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कमिश्नरेट लागू होने के बाद पहले पुलिस कमिश्नर बने और वर्तमान में एडीजी लखनऊ जोन है और डीजी पद पर उनका प्रमोशन भी हो चुका है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सर, पहला सवाल, आपकी सर्विस में आपको उत्कृष्ट से लेकर अति उत्कृष्ट तक के अवार्ड मिले, सारी चीज़ें मिली, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये कहानी, ये तपस्या कहाँ से शुरू हुई, आप पढ़ाई कहाँ से शुरू किए, क्या कुछ रहा, क्या कुछ माँ पिताजी का सपना था और आईपीएस बनने तक का सफ़र क्या था? मेरे पिताजी बिहार कैडर में थे, आईएएस थे, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वह बिशप वेस्टकॉट रांची एंड देन पटना लोयाला से हुई एंड सब्सिक्वेंटली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। सर्विसेज में आने का बहुत पहले से ही सपना था, प्रॉबेबली बिकॉज मैं इसी वातावरण में पला बढ़ा था एंड वर्दी मुझे बहुत ही अधिक अच्छी लगती थी हमेशा से ही। तो जब वर्दी मिली तो मैं बहुत खुश हुआ और जब ग्रेजुएशन में था उसके तुरंत उपरांत, हालांकि मेरा एक्सएलआरआई में भी हुआ, मैं गया भी वहाँ 2 दिन के लिए, बट देन आई लेफ्ट इट बिकॉज मुझे यह ज्वाइन करना था सर्विसेज में। जब सिलेक्शन हुआ एंड उस पर भी यूपी कैडर मिला तो मुझसे अधिक खुशी किसी को हो नहीं सकती थी। सर, अच्छा बात करते हैं कि जब दिल्ली जाके आपने यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की तो कठिनाई भी आती है, तमाम चीज़ें रहती हैं, क्योंकि अब जैसा कि आपने कहा कि फादर मेरे आईएएस थे, तो ऐसे में सुख सुविधाएं थी, वहाँ त्याग तपस्या थी, एक कठिन परिश्रम करना था। तो सर कैसे कुछ, क्या कोई उसके बारे में बताएं सर। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको दुनिया भूलना पड़ता है और मैं समझता हूँ आज 30 साल बाद भी वही चीज़ है, शायद और डिफ़िकल्टी हुआ हो, बट हमारे समय में भी जितने लोग हम तैयारी कर रहे थे, वी हैड अ गुड ग्रुप एंड हम सब पहले हॉस्टल में और उसके बाद एक फ्लैट लेकर रहते थे एंड पूरी दुनिया भूल जाता है आदमी। आप अपनी पढ़ाई, रिविज़न, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज एंड देन सब्जेक्ट्स जो आप लेते हैं ऑप्शनल्स, इस पे इतना कंसंट्रेटेड रहते हैं कि लिटरली बाहर कुछ भी क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। हाँ, मैं एक चीज़, बहुत तपस्या है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे लिए एक एडवांटेज यह था कि मेरे साथ ग्रुप बहुत अच्छा था और हम 6 लोग थे उस घर में और हम एक बैच में एक साथ 5 लोग कंप्लीट किए थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि आई हैड अ वेरी गुड ग्रुप। तो ये मायने रखता है सर कि अगर अच्छी संगति वाली जो बात कही जाती है, एक पूरा ग्रुप होता है, अगर साथ चलता है तो तरक्की मिलती है। देखिए, आप कितने तेज़ हैं यह डिपेंड नहीं करता है, आप कितने डिटरमिन्ड हैं, आप कितना एफर्ट करना चाहते हैं और आप कितने कंसिस्टेंट हैं। ये 3 चीज़ इतनी मायने रखती है। आप प्लानिंग कर लीजिए, यू हैव टू बी वेरी वेल प्लान्ड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, शायद ट्रेंड चेंज हो गया, बट आप बहुत वेल प्लान रहिए, आप बहुत फोकस्ड रहिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। एंड सर्टेनली आपके पास अगर ऐसा ग्रुप है जो आपको रिविज़न में हेल्प कर रहा है छोटी छोटी चीज़ों के, तो यह मायने रखता है। तो तपस्या तो बहुत अधिक है, इससे अधिक तपस्या किस चीज़ में मैं नहीं जानता हूँ। सर, अभी तक आपने जो बताया इससे इतना तो समझ में आया कि ये संघर्ष है, तपस्या, इस बात को कहने, लेकिन इस तैयारी को कैसे आपने किया और कैसे चीज़ें मतलब आगे बढ़ी, क्योंकि समय लगा इस मुकाम तक आने में। तो कैसे रिवीजन था, क्या पढ़ाई का एक पैटर्न था, क्योंकि युवाओं को जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल रील पे ज़्यादा दुनिया जा रही है, रियल पे नहीं है। कैसे सर देखते हैं? देखिए, ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में किया था और मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा रहा था हमेशा। बट जब आप तैयारी करते हैं तो ऑप्शनल्स होते थे। अब एक ऑप्शनल है, पहले उस समय 2 ऑप्शनल्स होते थे। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है जब आप ग्रेजुएशन में रहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, इसके नोट्स कितने हैं। यू गो थ्रू द क्वेश्चंस विच हैव कम इन द पास्ट 5-10 ईयर्स। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस कितने बड़े आते हैं, किस तरह के पैटर्न के आते हैं। आज भी वही चीज़ है। बात करें आजकल के युवा जो हैं वो रील की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, रियल लाइफ की तरफ नहीं जा रहे हैं। और पुलिसिंग की बात करें तो आप सर ऐसा क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि एक अपना एक ऑरा होता है, सिस्टम होता है कि आपको कहाँ बढ़ना है, एक सोच होती है, जिस सोच को लेकर आप आगे बढ़े और इस मुकाम पे पहुँचे। तो आजकल के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल भटक रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने चीज़ें बड़ी बदलती नज़र आ रही है। तो उन युवाओं को क्या शिक्षा देंगे, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो न हारें, वो जीतें, उसके लिए क्या समझाते हैं? सबसे बड़ी शिक्षा यही है
कि आप यह डिटर्मिनेशन के साथ चलें कि आप जीतेंगे। इट मे टेक यू 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट्स, 3 अटैम्प्ट्स, हो सकता है, वो किस्मत की बात होती है, बहुत आपकी तैयारी में कई चूक होती है। बट अगर आपने यह सोच लिया है कि आपको एग्ज़ाम देना है और आपको क्वालिफाई करना है, तो आप उसमें लगे रहिए और आप क्वालिफाई करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बहुत प्लानिंग होनी चाहिए कि एक फोकस रूप में। आपने कभी किसी इसको देखा है घोड़े को जिसको दोनों साइड हम नाल लगाते हैं? वाई डू वी डू इट? बिकॉज द हॉर्स रिमेन्स वेरी फोकस्ड। वह चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड इज़ हार्ड वर्क। आप उससे अगर शॉर्टकट टू सक्सेस कभी भी ढूंढिएगा तो वह नहीं हो पाएगा। मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा, मैं कहूँगा लोगों को पुलिस में क्यों आना चाहिए, क्योंकि मैं इसका बहुत कायल हूँ। वो मैं इसलिए कहूँगा बिकॉज आप एक इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत प्रोमिनेंट पार्ट रहते हैं, तो यू कंट्रीब्यूट अ लॉट देश के लिए। नंबर 2, आप इंस्टेंट जस्टिस देते हैं। किसी को कोई परेशानी है, आपको देखकर उसे अच्छा लगता है। हमारे आपके किसी के घर में अगर कोई महिला रात में चल रही है, कहीं बाहर जा रही है, वो डरी हुई है, अननोन 2 वर्दी में आदमी दिख जाए तो हमें बहुत राहत मिलती है ना। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि पुलिस मदद के लिए है। 1-2 एक्सेप्शंस कभी कंट्री में कहीं हो जाए उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, बट 99.9% पुलिसमैन दे आर देयर टू हेल्प पीपल। एक तरफ सर आप आईपीएस की पढ़ाई पूरी कर रहे थे, दूसरी तरफ अगर बात करें तो उस दौर में 90 का जो दशक था, उस समय प्रदेश में माफिया राज चल रहा था। अगर बात करें तो गाजीपुर, फतेहपुर, मैनपुरी, मऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, बुलंदशहर के आप कप्तान रहे, और ये वो जगह हैं जहाँ पे जो है माफियाओं बाहुबलियों का बोलबाला था। सर तो कैसे इस मामले को हैंडल किया? क्योंकि पहली ही पोस्टिंग जब होती है तो एक तमाम क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है कि हम जा रहे हैं, तो ये जाते ही आपको एक बड़ी चुनौती मिली। कैसे देखा आपने सर? हाँ, मैं उसके थोड़ा पहले आऊँगा। मुझे पहली चुनौती जो मैं कहूँगा, और उसमें मुझे बहुत मज़ा भी आया, मेरी पोस्टिंग हुई जब एसपी सिटी लखनऊ के रूप में, और वो बहुत सालों डेकेड्स के बाद शिया सुन्नी का वह जुलूस निकलने का दौर था 1997 में, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज़ बहुत कम नौकरी थी और जितनी फ़ोर्स मुझे मिली थी उतनी तो मैंने सोची ही नहीं थी कि इतनी फ़ोर्स कभी कोई हैंडल कर सकता है। पर जब ग्राउंड में उस फोर्स को देखता था और इतनी भीड़ हो जाती थी एक साथ इस पूरे पुराने लखनऊ के एरिया में, तो वो फोर्स ही नहीं दिखती थी कि ये है कहाँ, और मैं भी परेशान होता था कि इसमें कैसे इसको टैकल किया जाए। बट वो एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एंड आई हैड अ वेरी गुड एसएसपी जो बाद में डीजीपी भी रहे, श्री ओपी सिंह साहब, एंड उन्होंने बहुत सिखाया भी उस पीरियड में, और पुलिसिंग कैसे होती है और कैसे लॉ एंड ऑर्डर टैकल करना चाहिए। वह फेज़ जब निकल गया, उसमें गवर्नमेंट ने सम्मानित भी किया हम लोगों को स्टेट अवार्ड से, सभी को। श्री कल्याण सिंह जी थे मुख्यमंत्री, जिन्होंने उसको उस समय सभी को यहीं राजभवन के सामने 15 अगस्त के फंक्शन में यह अवार्ड दिया गया था। बट उसके बाद पूर्वांचल में एक के बाद एक बहुत इंसिडेंट्स हुए, जिसमें माफिया से मेरा तो बहुत ही टकराव हो गया था। विदाउट नेमिंग हिम आई वुड से कि बहुत अधिक हो गया। एंड स्पेशली यह कल्मिनेट किया जब गाज़ीपुर मेरी पोस्टिंग रही एंड कुछ एनकाउंटर्स हुए, एंड सब्सिक्वेंटली जब मऊ का दंगा हुआ और 2005 में मुझे भेजा गया था, और एफआईआर लिखाने के बाद फिर अरेस्ट किया गया, एंड जब सीजर्स हो रहे थे, तो वो एक डिफ़िकल्ट फेज़ था। बट पुलिसिंग के लिहाज से मेरे लिए बहुत अच्छा था कि आपको करने का एक मौका मिलता है किसी भी फेज़ में। मैं कहूँगा 90 हो, 94 के बाद 98, 99 से 2000 का पूरा पीरियड हो, आप इम्पार्शियल रहिए, आप अपनी इंटीग्रिटी बना कर रखिए। अगर इंटीग्रिटी नहीं रहेगी तो पब्लिक सपोर्ट कभी नहीं मिलता है, और किसी भी क्राइसिस में आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो किसी भी यंग ऑफिसर के लिए मैं ये कहूँगा कि आप अपनी इंटीग्रिटी ठीक रखिए। आपका वह पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि द परसेप्शन द पब्लिक ऑल्सो दे शुड नो कि ये ही मीन्स बिजनेस, और ये ईमानदार आदमी है, या ये पक्षपात नहीं करता है। एंड व्हेन यू टेक एक्शन, बीच में मत लीजिए, पूरे एक्शन लीजिए। वही करता आया हूँ, एंड गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड कि अभी तक बहुत अच्छा रहा। सर 98 की बात कर रहे हैं, एसटीएफ का गठन हुआ था, श्री प्रकाश शुक्ला 98 में ही आप लोगों ने उनको जो है निस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन सर वो दौर कैसा था, क्योंकि 98 में आप एसपी सिटी थे लखनऊ, और श्री प्रकाश शुक्ला उस समय मौजूद था, तो सर कभी आमना सामना हुआ, कभी ऐसी कोई चीज़ हुई, कोई धमकी आपके पास कभी कुछ आई? क्योंकि लखनऊ से उसका सिंडिकेट ज़्यादा चलता था। नहीं, श्री प्रकाश शुक्ला उसके तुरंत बाद, जहाँ तक मुझे याद आता है कि पुलिस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया था। बट एक और उस समय बड़ा नामी अपराधी था, चट्टान सिंह शायद उसका नाम था,
जिसको कि एसपीसीटी की टीम ने उसका इनकाउंटर किया था और ये बहुत ही अच्छा इनकाउंटर हुआ था। और मुझे यह प्रकरण सिर्फ इसलिए याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी उस समय प्रॉबली गोरखपुर में थे, जहाँ से उन्होंने सिर्फ ना एसएसपी से साहब से बात की थी, बल्कि मुझे भी बात की थी और बधाई देने के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। माफिया का दौर रहा, ईस्टर्न यूपी में भी था, कोल में भी थोड़ा बहुत था, बट उस समय भी और बाद में जब मैं एसटीएफ देख रहा था उस समय भी मुझे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काफ़ी मौका मिला। एंड 2018 के बाद तो ये ख़त्म ही होता चला गया है लगातार, आप देखेंगे कि एंड जहाँ जहाँ भी रहा उसके बाद कभी कोई डिफ़िकल्टी मुझे नहीं हुई है किसी के खिलाफ काम करने में, या कहीं से कोई अप्रोच नहीं कर पाया है कि इसके खिलाफ करो, इसके खिलाफ ना करो। तो खुश दिल आपने हमेशा इसको जो है खूब बढ़िया से। पुलिसिंग इज ऑल अबाउट एक्टिंग अगेंस्ट देम, तो इसमें कौन रोक सकता है। सर, एक लंबा समय आपने सीबीआई में दिया। भारत की एक ऐसी एजेंसी है जिसको हर आदमी उसमें विश्वास करता है। अगर बात करें तो क्या कुछ रहा सीबीआई का वो दौर सर, क्योंकि एक लंबा समय 7 से 8 साल से आपने दिया, तो क्या कुछ रहा उस बीच में और क्या अनुभव किया आपने उसको लेकर? मैं जितनी तारीफ़ करूं सीबीआई की उतना कम होगा, बिकॉज़ एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और आप हर एक चीज़ को जब कुछ भी लिखते हैं तो यू से दैट विथ एविडेंस कि मैं यह लिख रहा हूं तो इसके पीछे यह कारण है। और सीबीआई 7 साल रहा मैं, और उस बीच जो ट्रेडिशनल क्राइम्स हम कहते हैं, स्पेशल क्राइम्स, वह देखा, एसटीएफ भी देखा, एकेडमी भी देखा, एंटी करप्शन भी देखा। तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत सीखने को मिला अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। और उसका प्रोसीजर जो है वो बहुत अच्छा होता है। आप अगर कहीं गलती करते भी हैं तो ऊपर उस चीज़ को पॉइंट आउट हो जाएगा किसी भी लेवल पे। बहुत चर्निंग होती है किसी भी फाइल की। तो मैं एक लाइन में कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा पीरियड रहा 7 साल का। सर, बट सीबीआई का नाम सुनते ही जो लोग हैं घबरा जाते हैं कि आखिर कैसा पैटर्न रहता है, इतना मतलब निष्पक्ष जांच आखिर जो होती है उसके पीछे क्या रणनीति रहती है, क्योंकि आपने करीब से देखा है। देखिए, सीबीआई में भी, मैं अब यूपी पुलिस के बारे में भी यही कहूँगा, बट देन सीबीआई में एक पूरी टीम काम करती है और वह टीम बिल्कुल, उसका कोई बायस नहीं हो सकता है। डे 1 से प्लान ऑफ एक्शन बनता है कि इस केस में हमें क्या क्या काम करना है। हर एक पॉइंट पर हम एविडेंस ढूंढते हैं, वह ऐसा एविडेंस जो कोर्ट में हम प्रूव कर सकें। एंड उस एविडेंस को जब हम पूरी तरह इकट्ठा कर लेते हैं तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं हर एक स्टेज पर, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लेवल पर हो, एसपी के लेवल पे हो, लीगल सेल में जब वो जाता है अलग अलग लेवल पर उसमें हो, और हर एक आदमी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखता है कि इसमें यह जो केस किया जा रहा है यह बिल्कुल निष्पक्ष हो, फेयर हो और टू द पॉइंट हो, जिसको कि आप कभी भी उसमें कोर्ट में आपको किसी पॉइंट पर मुंह की ना खानी पड़े। इसीलिए आप देखेंगे जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो बहुत फुल प्रूफ होते हैं बाय एंड लार्ज सीबीआई में। एंड मुझे यह काम करने में बहुत मज़ा आया, मोर देन मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला। टाइम टेकिंग होता है पर निष्पक्ष टाइम होता है। टेकिंग होता है बिकॉज आप बहुत डिटेल में देखते हैं चीज़ों को, और पूरी टीम लगती है उसमें, और हर एक का एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है कि अगर मैंने कोई बात कही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो क्यों रखा है यह मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। सर, अगर बात करें 1993 की, कई मामले हुए, कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, नंदीग्राम हिंसा की बात करें, वहाँ पे क्या मामला हुआ था? कुछ लोगों का आपने अपार्ट स्टेटमेंट भी लिया था गिरफ्तारी के बाद। 93 के मुंबई ब्लास्ट की बात शायद आप कर रहे होंगे। तो मुंबई ब्लास्ट का एक पार्ट मेरे द्वारा किया गया था बाद में, और चूँकि बहुत ही सेंसिटिव केस है, बट हाँ, आई वॉज अ पार्ट ऑफ द 120+ कन्विक्शंस विच टुक प्लेस एंड आई फील प्राउड कि मैं उसका एक पार्ट था। इससे अधिक सीबीआई का केस है, कुछ बताना भी ठीक नहीं है। जी। सर, पीएससी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, एडीजी आप रहे पीएससी। सर, राम मंदिर की बात करें, जो एक मतलब एक सपना था सबका, जो सैकड़ों साल बाद पूरा हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा की पीएससी ने। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत चीज़ें बदली पीएससी में, पहले की बात करें और अब की बात करें, इस दौर में बहुत कुछ बदला। क्या कुछ समीकरण रहा, कैसे देखते हैं सर आप इसको? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पीएससी का चार्ज मुझे एज एडीजी पीएससी दिया था, तो उन्होंने बहुत क्लियरली मुझसे 2-3 चीज़ें कही थी। उन्होंने कहा था इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में काफ़ी चेंज हुआ है, इस पे बहुत ध्यान देने की बात की थी। दूसरी चीज़ उन्होंने उसी समय कहा था कि कुंभ आ रहा था, कि कुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए। और थर्ड, ही हैड सेड कि इसको देश की सबसे बेस्ट आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है, स्टेट आर्म पुलिस फोर्स, वह बनाने की आप कोशिश कीजिएगा।
और बस इसी मार्गदर्शन पे मैंने काम किया था, मैंने अपनी कोई बुद्धि नहीं लगाई थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वी स्टार्टेड विथ समथिंग कॉल्ड मानकीकरण नाम से हमने शुरू किया था। उसमें बहुत सारे बिंदु थे जिस पे काम चला, पर सभी बटालियन में यह काम किया गया एंड उससे बहुत रिजल्ट आया। कुंभ में पीएसी को निश्चित रूप से बहुत सराहा गया और पीएसी ने बहुत काम भी किया। मैं चाहे पीएसी की बात करूं या एसडीआरएफ की बात करूं, ये बहुत भक्ति भाव से लोगों ने काम किया था। हम लोग रहे वहाँ मौजूद थे, देखे लगातार एक चीज़, वो सभी ने उस चीज़ को किया और मैं भी वहाँ चूँकि लगातार कैंप कर गया था। अगर मैं रात के 1:30 बजे भी निकलता था तो मैं किसी पीएसी के जवान को थका हुआ नहीं देखता था। जी, अलग ही ऊर्जा रहती थी वहाँ, बहुत ऊर्जा रहती थी, बहुत उत्साह से कर रहे थे। लेकिन जो 3-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, पूरे उस पीरियड में कोई भी एक भी आदमी लीव पर नहीं गया, कोई भी एक गैर हाजिर नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुई, किसी ने यह शिकायत नहीं की कि साहब मुझसे ड्यूटी अधिक कराई गई, कम कराई गई। वह उत्साह इतना अधिक था कि हमें महाकुंभ अच्छे से संपन्न कराना है और बहुत सक्सेसफुल महाकुंभ कराने में मैं बहुत खुशी से कह सकता हूं कि पुलिस के साथ साथ पीएसी का योगदान बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल सर, डायल 100 जो अब 112 हो चुका है, उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अब नए दृष्टि से नए, आप पहले मेंबर थे जब वो बन रहा था, तो क्या कुछ वो सोच थी, क्या रणनीति थी, किस तरह से आप देखते हैं? डायल 100 जब कंसेप्चुअलाइज किया गया था, मैं पहला मेंबर था और अकेला मेंबर था और जिनको यह दिया गया था पूरा प्रोजेक्ट, सोच यह थी कि पूरे यूपी में हम एक सेंटर ऐसा बनाएंगे जहाँ से कि सभी कॉल्स जितने भी आते हैं उसको अलग अलग ज़िलों के हिसाब से। और मुझे शुरू में थोड़ी शंका थी कि यह सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, बट देन वी रियली वर्कड हार्ड। और मेरा यह काम था कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उस समय मैं गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, गाज़ीपुर गया था, सुल्तानपुर गया था, मेरठ गया था, बागपत गया था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर, और उसके कंट्रोल रूम का कितना टाइम लगता है, कैसे इसको और सुधार किया जा सकता है, क्या इसके क्या किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर काफ़ी लंबे करीब 6 महीना मैं रहा था। फिर मेरी पोस्टिंग भी हो गई एंड देन अदर पीपल केम एंड उनको यह काम सौंपा गया था। बट इनिशियल फेज़ जब कंसेप्चुअलाइज किया जा रहा था और जब यह शेप ले रहा था, उस समय मैंने इस पर काम किया था। सर, अमेरिका गया, फ्लोरिडा आप गए थे, अमेरिका जो है क्या कहते हैं साइबर क्राइम की ट्रेनिंग लेने, जो कि आज बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। क्या कुछ देखा आपने सर वहाँ पे, यहाँ पे क्या बदलाव, उस ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या सीखा, वो सर जरूर बताइए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें साइबर फ्रॉड जो है, माफिया और ये सब तो अलग है, लेकिन ये अलग ही समस्या है। ये मैं अगर ठीक याद हो 2010 में गया था, जब IACIS या एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत बड़ी संस्था है जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स में आपको ट्रेन करती है और बड़ी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग इसकी होती है। जब आप वहाँ 1 महीना रह के सीखते हैं, फिर आप यहाँ लगभग 1 साल तक उसके डिफरेंट एग्ज़ाम्स देते रहते हैं। तो हम टोटल इंडिया से 4 IPS अधिकारी थे जो इसको क्वालिफाई भी कर गए थे एंड दैट वाज वेरी रिवॉर्डिंग, बिकॉज़ यहाँ आने के बाद फिर जो CBI एकेडमी में लैब है, साइबर फोरेंसिक्स लैब, यह हम लोगों ने इस्टेब्लिश कराया था और उस ज़माने का आज भी होगा शायद, बट उस ज़माने में यह एक ऐसा लैब था जिसको कि हर एक स्टेट दे वुड विजिट अस, ये इतना अच्छा लैब बना है। और उस समय भी हम लोग जितनी मोबाइल फोरेंसिक्स की भी टूल्स आज हम यूज़ करते हैं, उसका एक पहला रूप जो रहा होगा उसको यूज़ करके एंड वी वुड डू अ लॉट ऑफ वर्क इन साइबर फोरेंसिक्स। आज के परिप्रेक्ष्य में आपने पूछा तो यूपी में इस पर बहुत काम हो रहा है। आपको शायद जानकारी होगी कि गवर्नमेंट बहुत अधिक इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बहुत अच्छा करे। इसीलिए आप देखिएगा कि पिछले कुछ सालों में, 7-8 सालों में, और विशेषकर मैं कहूँगा कुछ महीनों में पिछले, बहुत अधिक ट्रेनिंग हुई है, बहुत अधिक फोकस किया गया है इसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार इस चीज़ के बारे में बोल चुके हैं, DGP साहब इसकी मीटिंग्स, सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स ले रहे हैं, जिसमें कि हमारे हर एक साइबर हेल्प डेस्क बने हैं, हर एक थाने में, साइबर वो हर एक जगह बना है, साइबर हेल्प डेस्क बना है, साइबर इंस्टीट्यूट बन गया है एंड वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा कर रहा है। दैट इंस्टीट्यूट विच हैज़ कम अप। बट एकदम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि यह साइट्रेन की ट्रेनिंग और बाकी ट्रेनिंग जो चल रही है साइबर फोरेंसिक्स की, ये बहुत अच्छी चल रही है। मैं नहीं जानता हूँ कि देश में और कितनी जगह इतना फोकस किया गया होगा, और यही रीज़न है कि अगर आप देखेंगे कि साइबर क्राइम में यूपी पुलिस बहुत अच्छा कर रही है। साइबर कमांडो भी सर लगाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, साइबर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं हर एक जगह,
देन यूनिवर्सिटी की बात हो ही गई है, साइबर कमांडोज दिए गए हैं ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग बहुत व्यापक स्तर पे चल रही है, मॉनिटरिंग बहुत अधिक हो रही है कि शहर जितने भी साइबर क्राइम के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, एंड देयर इज़ वन कंप्लीट वर्टिकल विच इज़ मॉनिटरिंग इट, एंड एवरीवन इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। अब नए लड़के जितने आए हुए हैं उनमें से हम निकाल रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर्स में रहा हुआ है, तो होपफुली उनको भी हम साइबर क्राइम में डाइवर्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि सर मोस्टली देखते हैं जितने आईपीएस अभी समय आ रहे हैं सब बीटेक हैं, आईआईटीएन हैं। आईपीएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बात कर रहा हूँ जितने पहले सब इंस्पेक्टर्स अभी 2 साल पहले भर्ती हुए और आज कांस्टेबल्स जो हमारी 60,000 प्लस ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे लड़के हैं। और आप देखिएगा अगले 1-2 साल 3 साल में पूरा दृष्टि बदल जाएगा और जितना सुधार हुआ है उससे और बहुत अधिक सुधार हो जाएगा, बिकॉज वी विल हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ ट्रेन्ड पीपल जो इसको एक बहुत प्रोफेशनल वे में इसके इन्वेस्टिगेशंस को करते मल्टीटास्किंग हो जाएंगे। बिल्कुल कर लेंगे। सर आप कमिश्नर रहे उस दौर में एक बहुत बड़ी महामारी आई, एक वो भी दौर था कोविड, जो शायद भूले नहीं जाता और शायद ही कोई परिवार ऐसा बचा था जहाँ पे कोई हादसा ना हुआ, लेकिन बड़े ही अच्छे ढंग से आपने मैनेजमेंट किया, हम लोग खुद मौजूद रहे, देखे चीज़ें कैसे आपने डील की। तो सर क्या लगा, उसका एक एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो हमेशा एक याद जीवन से किसी के जाने वाली चीज़ नहीं है। तो कैसे पुलिसिंग को कंट्रोल किया, क्योंकि पुलिस का भी परिवार था, वो दिन रात बाहर काम करता था, मतलब अलग ही एक अद्भुत नज़ारा था, क्योंकि वही दिखते थे पुलिस या स्वास्थ्यकर्मी बस। बहुत विविड मेमोरी है उस कोविड की, बट जैसे मैंने कुंभ या राम जन्मभूमि के लास्ट ईयर के संबंध में पीएसी के लिए कहा, वही मैं लखनऊ पुलिस के लिए कहूँगा कि कोविड पीरियड में रोड पर कहीं भी पुलिस ने कोई कहीं कष्ट अपना बताया ही नहीं। हम घंटों घंटे पुलिस खड़ी रह जाती थी, वो मास्क लगाए हुए हम चेकिंग करते थे, पूरी ट्रैफिक को देखते थे कि कहीं कोई मूवमेंट जहाँ रेस्ट्रिक्टेड है नहीं हो पाए, जितने भी ये सब्ज़ी मंडियाँ थी वहाँ पर इन्फोर्स करना, हर एक जगह इस चीज़ को कोविड को इन्फोर्स करने, जब हम कॉलोनीज़ को घेरते थे कि इसमें अब कोई नहीं जाएगा, तो उसमें फिर ड्यूटीज़ लगाने में आई विल ओनली से 3-4 थिंग्स। नंबर 1, कंप्लीट गवर्नमेंट सपोर्ट। वर्चुअली हर एक दूसरे दिन रात में माननीय मुख्यमंत्री जी, पीएस होम, डीजीपी साहब, सभी लोग इस चीज़ को देखते थे कि पुलिस वाले भी सेफ़ हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। सेकंड, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था बिटवीन द डॉक्टर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, जितनी एजेंसीज थी वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे जो खाना बांटने का भी काम। जी जी जी। तो वह समाज सेवी संस्थाएं इतनी थी, बट कोऑर्डिनेशन बहुत हो गया था। फिर एक फेज़ आया जब वो लोग चारों तरफ से भाग कर आ रहे थे बिल्कुल। और उसमें रात भर, बट मैं आपको बताऊं, एक रात में लगभग 2 बजे हम लोग उन्नाव और लखनऊ बॉर्डर पर थे, एंड सडनली वी फाउंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देयर, एंड उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी। रात में खुद रात के 2:30 बज रहे थे और हम लोग बिल्कुल परेशान हुए कि मुख्यमंत्री भी इस समय घूम रहे हैं, और बट ही वॉज वेरी अप्रिशिएटिव और बहुत सपोर्ट सिस्टम उन्होंने रखा कि नहीं आप लोग काम कर रहे हो, और ये बोलते जाते थे खुद भी संभल के रहिए। बिल्कुल सही बात। बट हर एक चीज़ को, जो भी चीज़ चाहा उस समय हम लोगों ने, जो भी हेल्प चाहा ऊपर से गवर्नमेंट से, होम डिपार्टमेंट ने, डीजी ऑफिस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, एंड दैट इज़ हाउ वी कुड डू व्हाट ऑल दैट वी कुड डू एट दैट पॉइंट। एंड कोविड हुआ, मुझे भी हुआ, सब बहुत लोगों को हुआ उस पीरियड में। शायद ही मैं कह रहा हूं, डर नहीं लगता था कभी, कहीं भी किसी गली में भी जाने में यह नहीं लगता था कि यहाँ पर इतने कोविड के पेशेंट हैं। वो एक हो जाता है ना कि मुझे मदद करनी है, मुझ पर अब यह काम है और लोगों को हेल्प करना है और हॉस्पिटल पहुँचवाना है, खाना भिजवाना है। बट आपको मैं बताऊँ, उस पीरियड में इतने कॉल्स आते थे, कोई बुजुर्ग आदमी कॉल कर रहा है जिसको दवा की ज़रूरत हो जा रही है, मोस्ट अननोन लोग, सिलेंडर से एक बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा इशू, अननोन, ये एकदम इनिशियल फेज में। एंड गवर्नमेंट वाज वेरी क्लियर कि आप मदद बहुत करेंगे सभी की, एंड दैट इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। केवल हम गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर। एपीटीसी सीतापुर रहे, क्योंकि अब बात होती है कि आप जो लगभग 3 दशक का अनुभव है, इसके बाद से आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो बच्चों को शिक्षा देता है। क्या कुछ लगा आपको सर वहाँ पे, क्या शिक्षा दी आपने, जो क्योंकि युवा जो हमारे आ रहे हैं पुलिसकर्मी, उनको आप जैसे अधिकारी मिलते हैं शिक्षा देने के लिए, तो एक अपने आप में गर्व की बात है, तो क्या कुछ आपने उन्हें बताया? देखिए, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है,
एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ कुछ दिन रखा, जहाँ मैं एक पूरी जनरेशन को जो अगले 34-35 साल तक यूपी पुलिस को संवारेगी, सब इंस्पेक्टर्स का एक बहुत बड़ा लॉट था। पीटीसी एंड एपीटीसी दोनों को मिला लीजिए तो लगभग 2000 सब इंस्पेक्टर्स ट्रेनिंग या प्लाटून कमांडर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 3-4 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। नंबर 1 इज़ डिसिप्लिन, नंबर 2 कि आप यह इंश्योर कर लीजिए कि क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। दैट इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। क्लास में जैसा मैंने कहा, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं क्लासेस बहुत लेता था और इंटरेक्शन बहुत करता था। एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि गवर्नमेंट ने उस समय पूरे कोर्स को रिवाइज़ किया था एंड एवरीवन टुक इंटरेस्ट। द ट्रेनिंग डायरेक्टरेट टुक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट और पूरी कोर्स को रिवाइज़ किया गया था, नए सिरे से बनाया गया था। जो मॉडर्न ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट ने हमें जो चीज़ चाहा वो दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर इसीलिए आप देखेंगे हर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बहुत बदला है पिछले कुछ सालों में। तो इससे आपको काम करने में बड़ा उत्साह रहता है कि चीज़ें बदल रही हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छी लग रही है। और आज भी जब मैं कहीं जाता हूँ और कोई नया प्लाटून कमांडर या कोई नया सब इंस्पेक्टर खड़ा होता है सामने और अच्छा दिखता है और वो कहता है कि साहब मैं वहाँ था, तो मुझे पर्सनली बड़ी खुशी होती है इस चीज़। सर, अच्छा बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में जिस तरह कानून व्यवस्था अब बदल गई है, कैसे देखते हैं आपको? क्या लगता है पहले के और अब के दौर? आप कोई बोल सकता है, मैं क्या बोलूँ, मैं तो इसका पार्ट हूँ। बट आस्क एनीवन ऑन रोड, ही विल टेल यू बहुत बदला है। एंड एवरीवन हैज़ वर्कड वेरी हार्ड अंडर द नेचुरली द एबल लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। चूँकि वो बहुत पर्टिकुलर है, छोटी सी भी घटना का संज्ञान लिया जाता है, हर एक लेवल पर लिया जाता है। एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि हर दिन इस पर बहुत मेहनत होती है कि कहीं कोई इंसिडेंट ना हो जाए। जैसे अभी मिशन, बहुत मेहनत होती है, बहुत नज़र रखते हैं। वह किसी भी चीज़ की होती है जिस पे वो नज़र रखते हैं, चाहे वो क्राइम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, या अगर कोई ट्रैफिक की समस्या कहीं हो जाए, किसी भी चीज़ पे अगर वो आम जन से जुड़ी हुई होती है, तो मैं देखता हूँ गवर्नमेंट बहुत पर्टिकुलर हो जाती है, डीजी ऑफिस बहुत पर्टिकुलर हो जाता है। एंड जैसे अभी मिशन शक्ति चल रहा है, तो फिर पूरी पुलिस इस चीज़ में बहुत कोशिश में लगी रहती है कि हमारे आपके घर की जितनी बेटियां हैं, जितनी महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, वह स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय कहीं कोई उनसे छेड़खानी ना हो जाए, और अगर हो जाए तो फिर जो भी शोहदी हैं या जो इस तरह का काम करते हैं, उनको हम पूर्ण दंड देने की स्थिति में रहें। एंड वी मेक श्योर दैट एक लेसन देकर अगल बगल के तो कम से कम लोग इसको रिपीट ना करते। तो ये थे हमारे साथ सुजीत पांडे जी। शायद यही वजह है जिसकी वजह से उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और उत्कृष्ट के साथ अति उत्कृष्ट पुरस्कार भी मिला, और इसीलिए ये बनते हैं टॉप कॉप्स। मिलते हैं अगली बार एक ऐसे ही टॉप कॉप के साथ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने यह मौका दिया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड टू दूरदर्शन। और साथ साथ मैं हर एक व्यक्ति से यह कहना चाहूँगा, लड़के से, लड़कियों से, सभी से, कि डू जॉइन पुलिस। किसी भी रैंक में आप करें, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप वर्दी पहनते हैं, आप लोगों के साथ रहते हैं, आपकी पहचान बनती है और कुछ करने के लिए आपको बहुत बड़ा मौका मिलता है। थैंक यू सो मच।